ठीक है बाबू। अब आइए, अब मोलिक्यूलर मास के बारे में जानते होंगे बाबू। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? सम ऑफ द मास ऑफ ऑल एटम्स इन एन एटम। देखो बाबू, ध्यान दीजिए। एग्जाम्पल में मान लो कि H2O है और इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है। क्या निकालना है? मॉलिक्यूलर मास। तो देखो 2 गुना क्या होता है? सम ऑफ द मॉलिक्यूलर मास के बारे में चर्चा कर रहे थे बाबू। सम ऑफ द एटॉमिक मास, सॉरी, सम ऑफ द एटॉमिक मास बाबू। ऑल एटम, इसके बारे में, ऑल एटम के बारे में। 2 गुना एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 गुना एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। तो देखो बाबू, 2 गुना एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1 और 1 गुना 16। तो 2 प्लस 16 कितना हो जाएगा? 18। क्या हो जाएगा? 18 यू। एटॉमिक मास क्या हो जाएगा? वाटर का 18 यू होता है। अब आ गया बाबू मॉलिक्यूलर मास। अब इसके बाद आते हैं बाबू अब आयंस। किसके बारे में पढ़ना है? आयंस के बारे में पढ़ना है। तो बाबू आयंस क्या होता है? पॉजिटिवली और निगेटिवली चार्ज्ड एटम। अब पॉजिटिवली और निगेटिवली चार्ज एटम को क्या कहा जाता है बाबू? आयंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आयंस। अब देखिए, आयंस 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है कटायन। पहला जो आयंस होता है बाबू क्या होता है? कटायन होता है। कटायन क्या होता है बाबू? फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लॉस से बनता है। अब देखो बाबू, कटायन का एग्जांपल देख लेते हैं। इसे Na प्लस हो गया। अब बताओ सोडियम का एटॉमिक मास कितना? अब बताइए, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानते हैं। 2 8 क्या होता है? 1 होता है। K सेल हो गया, L सेल हो गया, M सेल। अब जानते हैं K सेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? K सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना? 2। L सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना? 8। M सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना? 18। अब नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकालने का फार्मूला क्या होता है बाबू? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने का 2n²। n क्या होता है बाबू? नंबर ऑफ सेल होता है। क्या होता है? नंबर ऑफ सेल होता है। इससे क्या फाइंड आउट होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल हो गया बाबू। तब ध्यान दीजिए बाबू, अब देखिए, अब बनाते हैं Na प्लस क्यों बनता है। तो ध्यान दीजिए, ये आपका क्या हो गया?
न्यूक्लियस हुआ, न्यूक्लियस में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब देखो बाबू, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8, 4, 6 और 2 कितना, 8 हो गया बाबू। ये के सेल हो गया, ये एल सेल हो गया, ये एम सेल हो गया। एम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, एल। अब बताओ बाबू, प्रोटॉन कितना, +11, इलेक्ट्रॉन कितना, -11। अब बताओ बाबू, टोटल चार्ज कितना, जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, 0। तो देखो इसीलिए क्या हो गया, सोडियम क्या होता है, नॉर्मल, इस पर कोई भी चार्ज नहीं है, क्या है, 0 है। अब देखो, अब 1 इलेक्ट्रॉन है ना बाबू, अब क्या करेगा, ये अपने स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। जब 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा बाबू, तो देखो इसमें कितना, 2 इलेक्ट्रॉन बाबू, इसमें कितना, 8 इलेक्ट्रॉन, 4, 6, 7, 8। ये क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। अब यहाँ पे देखो प्रोटॉन कितना, प्रोटॉन तो सेम ही रहता है, प्रोटॉन में कोई चेंजिंग नहीं। इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, -10 हो गया। तो टोटल चार्ज कितना, देखो टोटल चार्ज कितना हो गया बाबू, +1। किसी के लिए सोडियम पर क्या होता है, Na+ हो जाता है। क्या हो जाता है बाबू, Na+ बनता है। क्या है कि 1 इलेक्ट्रॉन को क्या किया, लूज कर दिया ना, तो ये के सेल हुआ, ये क्या बन गया, एल सेल। एम सेल खत्म हो गया, ये किसी को डोनेट कर देता है, तो क्या बन गया, कटायन बन गया। क्या बन गया बाबू, कटायन बन गया। अब देखिए, अब एनायन क्या होता है, बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। एनायन होता है बाबू, फॉर्म्ड बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के गेन से जो बनता है क्या कहलाता है, एनायन कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए बाबू, Cl-, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना, 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना बाबू, 2, 8 और 7। के सेल हो गया, एल सेल हो गया, एम सेल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। क्लोरीन कितना हो गया बाबू, 17। अब ध्यान दीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन के सेल में डाल दिए बाबू, एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। देखिए एल सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 8। फिर 7 इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा बाबू, सात इलेक्ट्रॉन अच्छा से नहीं बन पा रहा है। 1 इलेक्ट्रॉन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 4, 6, 7। अब देखो बाबू, प्रोटॉन कितना, +17, इलेक्ट्रॉन कितना, -17। टोटल चार्ज कितना, टोटल चार्ज ऐसे लिख देते हैं, टोटल चार्ज कितना, 0। तो क्या हो गया, क्लोरीन पे कोई भी चार्ज नहीं, तो 0 हो गया। अब देखो बाबू, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, अब इसको स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ईच एंड एवरी सेल कंटेन मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन टू ऑक्यूपाई स्टेबिलिटी, टू गेन स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए ईच एंड एवरी सेल को मैक्सिमम कितने, मिनिमम कितना इलेक्ट्रॉन, सॉरी मैक्सिमम नहीं बाबू, मिनिमम, ईच एंड एवरी सेल minimum requirement of electron to get stability of 8 electrons। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है, 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है बाबू, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन्स कौन देगा, जैसे हाइड्रोजन भी दे सकता है, सोडियम भी दे सकता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये गेन करता है, ये क्या करेगा बाबू, गेन करेगा। तो गेन कैसे करेगा, तो ध्यान दो, और हमको क्या बनाना है, Cl-। अब ध्यान दीजिए बाबू,
2 इलेक्ट्रॉन हो गया के सेल के पास, एक 2 के सेल, 1 2 3 4 5 6 7 8 यल सेल, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन को बड़ा कर देते हैं, इसका मीनिंग हो कि बाहर से इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, तब 2 4 6 2 4 6 8। अब देखो प्रोटॉन कितना बाबू +17, इलेक्ट्रॉन कितना बाबू -18। तो टोटल चार्ज को टीसी से लिख देते हैं बाबू, तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे बाबू तो -1, तो क्लोरीन पर क्या आ जाए निगेटिव चार्ज आ जाना। तो ये कौन सा सेल हो गया, एम सेल हो गया। कौन सा सेल हो गया, एम सेल हो गया। तो एक कटायन हो गया बाबू, एनायन हो गया बाबू। चलिए ये सब क्यों बतला रहे हैं बाबू, ये सब का रिक्वायरमेंट है इसीलिए बता रहे हैं, आगे बताएंगे जब टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद आपको क्या पढ़ना है बाबू, इसके बाद नेमिंग ऑफ आयनिक कंपाउंड। आगे हेडलाइन दीजिए, नेमिंग ऑफ आयनिक कंपाउंड। नेमिंग ऑफ आयनिक कंपाउंड, दिक्कत नहीं। आयनिक कंपाउंड के नेमिंग में बाबू कुछ रूल्स हैं, और रूल्स को लिख लीजिए। पहला जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल written as LHS साइड, किस साइड लिखा जाता है, LHS साइड। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल written as RHS side। वन और मोर, थर्ड में क्या कहता है, वन और मोर या मोर देन वन एटम। क्या कहता है बाबू, थर्ड में कहता है कि अगर मोर देन वन एटम है, मोर देन वन एटम used by prefix more than one atom indicated by using prefix। क्या यूज करते हैं, अगर एक से अधिक तो प्रीफिक्स को ऐड किया जाता है। चौथा कहता है मोर देन वन एटम में बाबू more electronegative non-metal followed by आइड। क्या फॉलोड करता है, IDE। क्या फॉलो करता है, आइड। अब देखो बाबू एग्जाम्पल देकर समझाते हैं, ध्यान दीजिए। एग्जाम्पल में क्या हो गया, H2O
सेकंड में CO2 H2S। तो देखिए बाबू, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल, तो क्या कहे, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव। हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इसलिए हाइड्रोजन को LHS साइड लिखे और मोर को RHS साइड लिखे। ऑक्सीजन जो है कार्बन से लेस है, सॉरी कार्बन जो है ऑक्सीजन से लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इसलिए कार्बन LHS आ गया, ऑक्सीजन RHS। उसी तरीके से हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल और सल्फर भी नॉन मेटल, तो हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो LHS साइड, और सल्फर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो RHS साइड। फिर एग्जांपल दूसरा का देखिए बाबू, अब आइए PCl3 फास्फोरस टेट्राक्लोराइड, टेट्राक्लोराइड, कौन सा, टेट्राक्लोराइड। ये क्या हो गया, मोर हो गया ना, तो देखो क्या लग गया प्रीफिक्स, टेट्रा लग गया। क्या लग गया बाबू, सॉरी 4 के लिए टेट्रा आता है, ट्राइक्लोराइड हो गया बाबू। अगर 4 रहेगा, PCl4 रहता, तब रहता CCl4 रहता, तो कार्बन क्या कर देंगे, टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कोई दिक्कत नहीं, चलो हो गया ना। अब आइए बाबू, तो प्रीफिक्स क्या लग गया, टेट्रा। क्या अगर एक से अधिक एटम रहेगा तो 1 2 3 4 को यूज करते हैं प्रीफिक्स के रूप में। डाई, ट्राई, ये सब क्या होता है, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, ये सब क्या होता है, प्रीफिक्स होते हैं जो पहले यूज किए जाते हैं। अब आइए बाबू, ये नेमिंग ऑफ आयनिक कंपाउंड बता दिए। अब नेमिंग ऑफ मॉलिक्यूलर कंपाउंड, और मॉलिक्यूलर कंपाउंड पढ़ाने के पहले बाबू आपको टर्मिनोलॉजी बताते हैं। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अब बताओ बाबू, द एबिलिटी ऑफ एन एटम to attract shared electron towards it, क्या करता है, एटम का इलेक्ट्रिक जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। क्या कहलाता है, जिसे बाबू देखो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिव कितना होता है, हाइड्रोजन का 2 पॉइंट में भी 0 होता होगा, 2.1 होता है बाबू, 0 नहीं होता। कार्बन का कितना होता है बाबू, 2.5 होता है। ऑक्सीजन का बाबू ऑक्सीजन का 3.5 होता है। क्लोरीन का 3.0 होता है। सल्फर का 3.5 होता होगा। सल्फर H2S नहीं बाबू, सल्फर का 3.5 नहीं होता है। फ्लोरीन का कितना होता है, 4.0 होता है। हाईएस्ट क्या होता है, फ्लोरीन का होता है। तो सल्फर का और कम होता होगा, 2.8 या समथिंग होता होगा, मैं हमको भी याद नहीं है। चलिए बाबू, ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हो गया। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए बाबू, बताते इलेक्ट्रोनिगेटिव होता क्या है। मान लो कि ऑक्सीजन है, इस पे मान लो डेल्टा निगेटिव है, डेल्टा निगेटिव चार्ज है। यहाँ पे क्या है, डेल्टा पॉजिटिव है। क्या बाबू, डेल्टा पॉजिटिव है। देखो बाबू, ये दोनों के बीच क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना। ये दोनों के बीच क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स होगा ना। एक हाइड्रोजन का, एक ऑक्सीजन का, एक हाइड्रोजन का, एक ऑक्सीजन का। तो क्या करेगा बाबू, ये ऑक्सीजन का क्या है, ऑक्सीजन क्या है, इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3.5 है। हाइड्रोजन का क्या है, 2.1 है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। अपनी ओर अट्रैक्ट करता था मिनिमम इतना
स्मॉलर अट्रैक्शन होता है कि पता नहीं चलता, इसलिए डेल्टा प्लस होता है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन इस प्लेस से शिफ्ट होकर हल्का अपने स्थान प्लेस को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, यानी शिफ्टिंग करते हैं, यहाँ से यहाँ खिसक जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन क्या किया, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट किया, इसी के लिए क्या हो गया, इलेक्ट्रोनिगेटिव हो गया। तो ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज आ गया और हाइड्रोजन क्या किया, अपने पोजीशन को चेंज किया, दूर गया, इसलिए इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज आ गया। तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ये हाइड्रोजन, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो गया। किसके द्वारा, ये ऑक्सीजन के द्वारा अट्रैक्ट किया गया था। इसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिव। अब आता है टर्म छो बाबू वैलेंसी। अब देखो नेमिंग ऑफ मॉलिक्यूलर कंपाउंड, मॉलिक्यूलर नेमिंग ऑफ मॉलिक्यूलर कंपाउंड, कौन सा कंपाउंड, मॉलिक्यूलर कंपाउंड का नेमिंग। अब देखो बाबू इसका रूल्स क्या कहता है, मॉलिक्यूलर कंपाउंड का नेमिंग क्यों कहते हैं, पहला कहता है, सॉरी इसमें कहता है रूल्स कि वैलेंसी मस्ट बी बैलेंस्ड। वैलेंसी क्या होना चाहिए, आवश्यक है कि बैलेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए बाबू, बैलेंस। आप ध्यान दीजिए, अब इसका नेमिंग कैसे करेंगे, तो इसका नेमिंग करने का दो मेथड है। पहले वैलेंसी होता क्या, पहले देख लीजिए। द कैपेसिटी ऑफ एन एटम to form केमिकल बॉन्ड, क्या बनाता हो, केमिकल बॉन्ड बनाता हो, यानी केमिकली क्या होता है, अटैच होता हो, इसको क्या कहते हैं, वैलेंसी। एटम का वह कैपेसिटी जो क्या बनाता हो, केमिकल बॉन्ड बनाता हो, बॉन्डिंग बनाता हो, शेयरिंग करता हो इलेक्ट्रॉन का, क्या कहलाता है, वैलेंसी कहलाता है। अब देखिए बाबू हम नेमिंग कैसे करते हैं, अब ध्यान दीजिए। अब मान लो कि CO2 है बाबू, क्या है, CO2 नहीं लेते हैं, थोड़ा टफ हो जाएगा। अब कौन सा एग्जाम्पल लेते हैं, H2O लो बाबू, हाइड्रोजन। कहता है हाइड्रोजन की वैलेंसी कितना बाबू, 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितना बाबू, 2। तो हम क्या कौन सा मेथड से करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस ओवर वैलेंसी। तो देखो बाबू दोनों को क्या किए, क्रॉस कर दिए, जब क्रॉस कर दिए तो क्या बन गया, H2O बन गया। अब इसी तरीके से सेकंड एग्जांपल देखिए बाबू, CO2 देखिए, कार्बन की वैलेंसी 4, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2। ये क्या है, इसको डिवाइड करेगा तो 2:1 के रेशियो में आएगा, 2 जा, अगर 2/4 करेंगे तो 1/2 आएगा ना। तो क्या कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो है, तो कार्बन का कितना, देखो कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो है ना, तो देखो ऑक्सीजन और कार्बन, तो ऑक्सीजन का कितना 2, कार्बन का वैलेंसी कितना 4, तो 1/2 कितना आ गया, तो ऑक्सीजन 1 और कार्बन कितना 2। अब इसको क्या करो, क्रॉस कर दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो क्या दे देगा बाबू, CO2 दे देगा ना। तो यहाँ ऑक्सीजन और कार्बन का रेशियो ले लिए थे 2/4, 1/2, ऑक्सीजन कितना 1। तो इसको क्या किए, नेमिंग किए, H2O नाम दिए, CO2 नाम दिए। तो आपके पास मॉलिक्यूलर कंपाउंड का क्या हो गया, ये नेमिंग हो गया। ये क्या हो गया बाबू, नेमिंग हो गया। ये क्या वैलेंसी है बाबू, ये वैलेंसी है, ये क्या है, वैलेंसी है 4 और 2। तो क्या आ गया मॉलिक्यूलर कंपाउंड का। अब ध्यान दीजिए बाबू, ये जो लास्ट टर्म है बाबू, कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन,
उसके पहले कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ाने के पहले बताएंगे बाबू न्यूक्लियस क्या होता है। न्यूक्लियस तो जानबे करते होंगे। A small positively charged है ना बाबू पार्टिकल of an atom of the center of atom। प्रेजेंट कर दो प्रेजेंट इन सेंटर ऑफ द एटम। एटम के सेंटर में जो पॉजिटिव चार्ज स्मॉल पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट रहता है जैसे बाबू है क्या है स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। अगर स्मॉल पॉजिटिव चार्ज जो प्रेजेंट होता है इसी को क्या कहते हैं न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू न्यूक्लियस। अब ध्यान दो ये तो न्यूक्लियस हो गया बाबू। न्यूक्लियस के बाद पढ़ना है बाबू क्या पढ़ना है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को बाबू जेड से डिनोट किया जाता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम। एटम में जो प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं क्या कहलाते हैं एटॉमिक नंबर कहलाते हैं। जैसे देखो एग्जांपल के तौर पर क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना बाबू 17। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने जेड इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना 17। तो जितने प्रोटॉन्स होंगे वही क्या होंगे एटॉमिक नंबर। अब होता है मास नंबर। मास नंबर को ऐसे डिनोट किया जाता है द टोटल नंबर ऑफ protons and neutrons present in an atom। एटम में जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं बाबू क्या कहलाते हैं ए। तो ए इक्वल टू क्या होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब ध्यान दो बाबू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को क्या कहा जाता है जेड कहा जाता है। क्या कहा जाता है जेड कहा जाता है। कोई दिक्कत। तो ए इक्वल टू क्या हो गया बाबू जेड प्लस एन हो गया। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब देखिए मास कैसे निकलेगा एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं सोडियम लेते हैं। अब बताइए बाबू सोडियम एटम लिए। अब सोडियम एटम का मास कितना हो गया एटॉमिक नंबर को जेड से 11। अब बताओ अब इसके पास न्यूट्रॉन्स कितने होंगे बाबू। तो देखो न्यूट्रॉन्स इसका कितना होगा बताइए। न्यूट्रॉन्स के बारे में जानते होंगे ना। तो देखिए न्यूट्रॉन्स कहता क्या है द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन इलेक्ट्रॉन। तो देखिए तो सोडियम का में न्यूट्रॉन्स कितने होंगे 12 होंगे। कितने होंगे बाबू 12। तो मास नंबर क्या होता है ए इक्वल टू जेड प्लस एन। तो 11 प्लस 12 ध्यान दीजिएगा 11 प्लस 12 23। तो सोडियम का मास क्या हो गया 23 यू हो गया। ठीक है ये आपको निकालने का अभ्यास हो गया। चलिए
ये तो मास नंबर पढ़ा दिए बाबू, मास नंबर है। ऐसे एक और देख लीजिए। अब देखिए किसका, क्लोरीन का देखिए। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना, 17। नंबर ऑफ, देखिए 18, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना हो जाएगा बाबू, 18। तो मास नंबर कितना होगा, Z+N, तो 17 + 18। तो क्लोरीन का कितना होता है, 35 लिया जाता है। ऐसे तो 35.5 होता है, लेकिन ले लिया जाता है कितना, 35। तो एटॉमिक नंबर क्लोरीन का कितना होता है, 35 होता है। चलिए ध्यान दीजिए बाबू। अब लिखिए कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब कहता है कि केमिकल कॉम्बिनेशन का क्या कॉज है बाबू। अब तो सब हो गया लगभग। कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ध्यान दीजिए, कॉज हेडलाइन दीजिए, कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। क्या कारण है कि केमिकल कॉम्बिनेशन होता है बाबू, क्या कारण है बाबू कि केमिकल कॉम्बिनेशन होता है। तो देखो बाबू, कोई भी कंपाउंड जो होता है ना, क्या होना चाहता है, या कोई भी एलिमेंट क्या होना चाहता है, वो स्टेबल होना चाहता है। टू अचीव inert gas electron arrangement of an atom, electron arrangement and become मोर स्टेबल। क्या होना चाहता है, मोर स्टेबल होना चाहता है। तो कैसे होगा बाबू, इसके लिए पहला कैसे होता है, बाय शेयरिंग, बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, या तो इलेक्ट्रॉन लूज करके। सेकंड में बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। थर्ड में बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान दो बाबू, लूजिंग इलेक्ट्रॉन Na+, गेनिंग इलेक्ट्रॉन Cl-। क्लोरीन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करके स्टेबल हो जाता है। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। क्यों, क्योंकि देखो बाबू, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2 और 8 होता है और 1 होता है। तो K सेल, L सेल और M सेल, तो एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, लूज कर देता है। क्या कर देता है, लूज। इसी तरीके से 2, 8 क्या होता है, 7 होता है। K सेल, L सेल, M सेल, तो ये क्या करता है बाबू, ये 2, 8 और 8 ले लेता है। K सेल, L सेल, M सेल, और ये क्या बन जाता है, स्टेबल बन जाता है। इसी तरीके से शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एग्जांपल में देते हैं बाबू, शेयर कैसे करता है, CH4। अब बताओ कार्बन की वैलेंसी कितना, 4। ये देखो बाबू, ये क्या किया, शेयरिंग हुआ ना। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया बाबू, शेयर कर लिया। देखो हाइड्रोजन भी इसके पास एक था, एक ले लिया, 2 हो गया। कार्बन के पास 2, 4, 6, 2, 8, ये भी हो गया, क्या स्टेबल हो गए। तो क्या होता है, केमिकल कॉम्बिनेशन क्यों करता है, कोई भी एलिमेंट एक दूसरे से कंबाइन क्यों करता है, वो स्टेबल होना चाहता है। तो वो क्या करता है, स्टेबल होना चाहता है। तो स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए क्या करते हैं,
एटम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। एटम क्या करते हैं, अपने स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए क्या करते हैं बाबू, कंबाइन करते हैं। इसी के लिए हम लोग जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं वहां जो रिएक्शन होता है, तो पहला जो आपका एक्सरसाइज है केमिकल रिएक्शन एंड कॉम्बिनेशन। तो केमिकल रिएक्शन कैसे होता है और कॉम्बिनेशन कैसे होता है। तो कॉम्बिनेशन क्या होता है, कोई भी एटम क्या करना चाहता है, स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है, और स्टेबिलिटी गेन करने के लिए वो क्या करता है बाबू, वो या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, या तो गेन करेगा, या तो शेयर करेगा। चलिए, थैंक यू ऑल द वे।